Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this exciting episode of Visionary Talks by Governance Now. This is Kailash Nath Adhikari, Managing Director, Governance Now, Shri Adhikari Brothers Enterprise, and it is my extreme proud privilege to welcome none other than Shri Nawab Malik ji. Sir, खूब स्वागत. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much. Welcome to this exciting episode of Visionary Talks by Ladies and gentlemen, Shri Nawab Malik is an Indian politician who is currently Minority Development, Skill Development and Entrepreneurship Minister of Maharashtra. He's a spokesperson and Mumbai president of the Nationalist Congress Party and a former housing minister of Maharashtra. It is his fifth term as MLA of Anushakti Nagar, Mumbai, and a former housing minister of Maharashtra, as I just said. नवाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी धन्यवाद. नवाब जी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को मीडिया अब महावसूली सरकार बुला रही है. इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक शब्द है जिसको लेके मीडिया के लोगों ने कोई अगर शब्द को चलाया, ठीक है, मीडिया स्वतंत्र है, उनका अपना अधिकार है, वो किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि किसी सरकार के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए. ये उचित नहीं है हमारे यहाँ. अभी अगर बात की जाए, जो फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर थे परमबीर सिंह साहब, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की एंड हाईकोर्ट में जब हियरिंग हुई तब ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि अगर आपको ये पता था तो आपने एफआईआर फाइल क्यों नहीं की. इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने जिस दिन उन्होंने ये लेटर मीडिया को लीक किया जी, उसके बाद हम लोगों ने सवाल उठाया कि जब उनका ट्रांसफर हो गया जी, उसके बाद इस तरह के आरोप लगाना ये ठीक नहीं. वो पद पे जब थे तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं आगे लाई, और जब उन्हें ट्रांसफर करना था तब एक व्हाट्सएप चैट के जरिए कुछ चीजें वो रिकॉर्ड करते हैं जिसके आधार पे उन्होंने ये आरोप लगाया. हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हें हाईकोर्ट भेजा था. अब हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया है कि बीइंग ए कमिश्नर इफ एनी रॉन्ग डूइंग वाज देयर, कुछ गलत काम हो रहा था तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया. हमें लगता है उनको बदल दिया गया, कुछ गलतियां उनकी थी जिसके कारण कहीं ना कहीं अपने बचाव में ये सारी भूमिका वो ले रहे हैं. जी, नवाब जी, अगर मैं ये बात करूं तो कुछ ही समय पहले मीडिया में, जो कि मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं एमएन सिंह, उन्होंने लाइव मीडिया में कहा कि सचिन वाजे जी जो थे वो एक शिवसैनिक थे. फर्क इतना ही था कि वो यूनिफॉर्म में, ही वाज अ शिवसैनिक इन अ यूनिफॉर्म. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? नहीं, इट इज ट्रू, ही हैड जॉइन्ड शिवसेना आफ्टर हिज सस्पेंशन. अगर वो अपने सस्पेंशन के बाद शिवसेना में शामिल थे, उसे सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है. लेकिन मैं ये बता दूं कि जब वो सस्पेंड हुए उस समय पूरी भारतीय जनता पार्टी सचिन वाजे के साथ खड़ी थी, शिवसेना भी खड़ी थी. हमने 2004 में उन्हें सस्पेंड किया तो ये सभी लोग उनके साथ खड़े थे. लेकिन एमएन सिंह जी ये कह रहे हैं कि वो शिवसैनिक वर्दी में भी थे. आज भी हमें लगता है कि इस तरह से एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर को बोलना उचित नहीं, क्योंकि हम कह दें कि जो लोग रिटायर होकर या रेजिग्नेशन देकर वो बीजेपी में चले गए, चाहे वो सत्यपाल सिंह जी हो या पूर्व गृह सचिव हो या कोई डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ हो, तो क्या ये वर्दी में जनसंघी या भाजपा ही थे. इस तरह की बातें हमें लगता है कि ठीक नहीं. अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो परमबीर सिंह जी ने जो निकल के ट्रांसफर होने के बाद जो ये पूरा एक रचा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक रंजिश निकाल रहे हैं कि सचिन वाजे जी के उसमें उन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया? देखिए, ऐसा है कि जो सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया गया, ये किसी मिनिस्टर के आदेश से या मुख्यमंत्री के आदेश से उन्हें रीइंस्टेट नहीं किया गया. एक कमेटी है जो कमिश्नर के अध्यक्षता में है. कमिश्नर उसको हेड करते हैं, उसमें और ऑफिसर लोग हैं. उस कमेटी में उनको रीइंस्टेट करने का काम किया और उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस विभाग में, वो सीधे जो जॉइंट कमिश्नर थे उनको भी रिपोर्ट नहीं करते थे, वो सीधे रिपोर्ट करने का काम कमिश्नर साहब को करते थे. तो हमें लगता है उन्हें रीइंस्टेट करने से लेकर सारी जो चीजें हैं उसकी पूरी जवाबदारी ये पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह जी के है और वो किसी दूसरे पे कोई जिम्मेदारी डाल नहीं सकते. जब कोई कहता है तो हमें लगता है वो सच्चाई नहीं है, लोगों को सच्चाई समझना. तो आपके हिसाब से जो सरकार ने जो कदम लिया परमबीर सिंह जी के ट्रांसफर के लिए, वो उचित है?
नहीं, सही बात है कि अगर कोई कमिश्नर है, उसके अधीन कोई अधिकारी है, अगर वो गलत कर रहा है, किसी की गाड़ी को लेकर उसके अंदर जिलेटिन रख रहा है, फिर इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, या उसके बाद भी जो मनसुख हिरेन की हत्या हो गई, ये जब सारी चीजें हुई, तो शुरुआत में तो सरकार कभी भी सचिन वाजे के खिलाफ कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जब सरकार ने सचिन वाजे को उस पद से हटाया, उसके बाद कमिश्नर साहब और सचिन वाजे 2 घंटे तक कमिश्नर के कार्यालय में बंद दरवाजे में बात कर रहे थे, जिसको लेके पूरी कमिश्नरेट में, मुंबई की पुलिस मुख्यालय में चर्चा शुरू हो गई कि क्या बात 2 घंटे हुई। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब का भी कुछ इसमें रोल है, उनकी गलती है, उनके तहत कोई अफसर है जिसको उन्होंने बाकी किया, जो इस तरह से चीजें कर रहा है। निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके ही तबादले किए जाते हैं, उनकी बदली या उनका ट्रांसफर इसी कारण से हुआ। अब जैसे कि आपने कहा नवाब जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर तबादले किए जाते हैं, मीडिया में एक एक मांग है और हर जगह ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम पे अगर परमबीर सिंह जी के, जो कि एलिज्ड एलिगेशन है, कहीं प्रूव नहीं हुए हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, तो क्या ऐसे ग्राउंड्स है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री सामने से आके राजीनामा नहीं दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कोई सचिन वाजे को रिइंस्टेट नहीं किया। अब सवाल ये है कि कमिश्नर साहब ने आरोप लगाया, जब आरोप लगाया है तो हटने के बाद लगाया। अब उसको लेके भी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक रिटायर हाईकोर्ट के जज चांदीवाल जी की अध्यक्षता में एक जांच, जो आरोप लगे हैं उसको लगाया है। अगर आरोप लगे हैं तो जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट में अगर कोई उनकी गलती होगी या उन्होंने गलत काम किया होगा, तो रिपोर्ट में चीजें सामने आएगी। और निश्चित रूप से अगर रिपोर्ट उनके एडवर्स आती है, उनके खिलाफ आती है, तो वो तो पद पे नहीं रहेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। जी, क्योंकि देखिए देखा गया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। जब विलासराव जी की सरकार थी और जब 2008 का एक दुखद जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद एक वो जब विजिट करने गए थे ताजमहल होटल, तब उसके बाद कुछ ऐसी गतिविधियां बनी थी कि जिसके जिसके कारण जनता का आक्रोश था। और प्रजातंत्र के मूल को पकड़ते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री जो तभी के थे, कि हम जनता का आक्रोश है, इसके लिए हम, ये प्रजातंत्र है, उसका सम्मान करते हैं और हम त्याग पत्र देते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, जनता का आक्रोश नहीं, ये विपक्ष जिस तरह से मांग उठा रहा है, या विपक्ष कहने कुछ मीडिया खबरें चला रही हैं, जब हम जानते हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसी गलती नहीं की है कि उन्हें इस पूरे, चाहे वो मनसुख हिरेन की हत्या हो, चाहे अंबानी जी के घर के सामने गाड़ी खड़ा करने का मामला हो, या सचिन वाजे को रीइंस्टेट करने का मामला हो, या जो कमिश्नर साहब ने उन पे आरोप लगाए हैं वो मामला हो, इस सभी मामलों में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो, अन्य लोग हो, वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है। लेकिन ये सारे आरोप जब लगे हैं तो जांच हो जाने दीजिए, जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। हमें लगता है कि इस्तीफे का दबाव बनाना या किसी को भी जांच के पहले फांसी पे चढ़ा देना, हमें लगता है उचित नहीं। तो जांच बिठाई गई है और जांच के जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर उस हिसाब से वो कार्रवाई की जाएगी। अब नवाब जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में एनसीपी चीफ शरद पवार जी की भेंट अमित शाह जी से हुई गुजरात में। अब इसका हम सब क्या मतलब निकाले? देखिए, इस तरह की कोई भी भेंट अमित शाह जी की पवार साहब के बीच में नहीं हुई है। हमने पहले भी इसको डिनाई कर दिया है, फिर मैं आज आपके माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो एक ट्विटर पे गॉसिप चला, या एक वहाँ के स्थानिक गुजराती अखबार में छोटी खबर चली, जिसके आधार पर देश की कुछ मीडिया चैनल ने खबर चलाई, ये सारी बातें जो कही जा रही हैं कि पवार साहब की अमित शाह जी से मुलाकात हुई, ये बेबुनियाद। जी, अब अगर बात करें महाराष्ट्र, कैन महाराष्ट्र एक्सपेक्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? डेफिनेटली सी, जब सरकार बनी तो ये 3 पार्टियों की सरकार है, जी। इसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अब जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि 1 महीने में पहले सरकार गिरेगी, 3 महीना, 6 महीना, फिर एमएलए टूट जाएंगे, फिर कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। महाराष्ट्र की सरकार 3 पार्टी की सरकार है और हमारे पास
कंफर्टेबल मेजोरिटी है, मोर देन 170 मेंबर ऑफ असेंबलीज हमारे साथ है। तो जी। निश्चित रूप से तीनों दल साथ में है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चल रही है। हम 5 साल पूरा करेंगे, निश्चित रूप से इस तीनों पार्टी की सरकार 5 साल पूरा करेगी। तो ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में कोई भी प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जनता को नहीं सहन करनी पड़ेगी? यानी ये सारे कंफ्यूजन बीजेपी फैला रही है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पहले देवेंद्र जी कह रहे थे कि सरकार 1 महीने में गिर जाएगी, फिर 3 महीने का डेडलाइन दिया, फिर 6 महीने का उन्होंने दिया, फिर ये होने लगा कि भाई ऑपरेशन लोटस होने वाला है, एमएलए टूटने वाले हैं। ये सारी चीजें खत्म हो गई तो कुछ दिनों से ये कहा गया कि प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, लेकिन प्रेसिडेंशियल रूल इस तरह से लगाया नहीं जा सकता। अगर कोई सरकार है, जब तक वो विधानसभा के पटल पे अपना बहुमत नहीं खोती तब तक सरकार बर्खास्त नहीं होती है। एसआर बोमई के मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस तरह से उत्तराखंड की सरकार को डिस्टेबलाइज किया गया, पटल पे बहुमत सिद्ध करके दोबारा हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो हमें लगता है इस तरह की गलती केंद्र नहीं करेगी। हमारे पास 170 से ज्यादा एमएलए हैं और कंफर्टेबल मेजोरिटी है। हमें नहीं लगता ये जो गॉसिप चल रही है कि सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार पूरा 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें किसी के मन में शंका नहीं चाहिए। जी। अब अगर बात करें कोविड के सेकेंड वेव की, महाराष्ट्र में जरूर बहुत केसेस आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लागू है, कहीं ना कहीं बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता को संवाद है आज रात 8:30 बजे। कहीं ना कहीं लोगों की एक ये भी मांग है कि उन्हें लॉकडाउन नहीं चाहिए, इससे आर्थिक बहुत नुकसान होता है। केंद्र सरकार कह चुकी है कि वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे लेकिन लॉकडाउन अब नहीं करेंगे क्योंकि इससे बहुत मार पड़ जाती है। क्या आगे महाराष्ट्र का ये रहेगा कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में? देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जब पहला लॉकडाउन लगाया तो खुद ऐलान कर दिया, फिर 21 दिन तक लॉकडाउन लगा रहा देश में, और उसके बाद राज्यों को छोड़ दिया कि आप तय करो कि लॉकडाउन आपको लगाना है कि नहीं। जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र में केसेस कल 43,000 से अधिक केसेस आए। मुंबई में लगभग 8,600 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। ये ज्यादा मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र एक अकेला स्टेट है जो बड़े पैमाने पे जो आरटीपीसीआर हो या रैपिड एंटीजन हो, ये सारे टेस्टिंग करने का काम कर रहे हैं। इसकी डबल कर वजह दिया से है टेस्टिंग, इसलिए ये आंकड़े बढ़ के सामने आ रहे हैं। एक, अब बहुत सारे जिलों में हमारे यहाँ कुछ लॉकडाउन लगा, कुछ जगह हमने विड्रॉ करने का काम किया, कहीं रिलैक्सेशन देने का काम किया। लॉकडाउन क्यों लगाया जाता है? लॉकडाउन इसलिए नहीं कि जनता को परेशान करने, लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि केसेस इतने ज्यादा ना हो जाए कि इलाज की जो सुविधा है हम नहीं दे पाए। अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, एक चीज इसमें पहले से अलग है, ये जो वेरिएंट है इसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम है, ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन लेवल पहले के केसेस में कम होता था, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता था, अभी उस तरह की चीजें नहीं। लेकिन लॉकडाउन इसलिए लगाया जाता है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जितने बेड्स अवेलेबल है, आईसीयू के बेड्स अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल है, क्या हमको इसी रफ्तार से केसेस आएंगे तो क्या हम मैच कर पाएंगे क्या? देखिए, मुंबई शहर में भी या महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगाया गया। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं कि कोशिश की जा रही है कि बिना लॉकडाउन के चीजें कंट्रोल में आती हैं कि नहीं। आज मुख्यमंत्री और ऑफिसर्स के बीच में बैठक हुई। आज ही अजीत पवार जी ने पूना जो सबसे ज्यादा केसेस जहाँ पे वहाँ का असेसमेंट किया, कुछ वहाँ पे भी कड़क कार्रवाई, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही है। मुख्यमंत्री जो भी राज्य की परिस्थिति है उसको लेके 8:30 बजे जनता को बताएंगे। सरकार किसी को परेशान करने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाती है। जनता के साथ साथ सरकार का भी आर्थिक गणित बिगड़ता है, तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि लॉकडाउन लगे, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तो मजबूरी में सरकार कड़े कदम उठाती है। जी। जैसे कि आपने कहा कि इस बार तैयारी ज्यादा बेहतर है। मुंबई बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कमिश्नर है, उन्होंने थोड़े दिन पहले मीडिया में कहा कि मुंबई की कैपेसिटी अब बेड्स 12-13 हजार के आसपास, और जैसे आपने कहा कि 85% मामले एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, जिसके के कारण हेल्थ व्यवस्था पे ज्यादा जोर नहीं पड़े। और उन्होंने एक प्रकार से कहा था कि अगर जनता सारे कोविड प्रोटोकॉल माने, मास्क लगाए, ये करे, तो मुंबई को या महाराष्ट्र के किसी शहर को लॉकडाउन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल सही है। कोविड जो ट्रांसमिशन उसका है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होने से या नजदीक आने से ही जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो दूसरे को इन्फेक्ट करता है। तो हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और अननेसेसरी भीड़ में ना जाएं। भीड़ ना करें। क्या हुआ, जैसे जैसे केसेस कम होने लगी, लोगों के चौपाटी पे भीड़ लगने लगी, नरीमन पॉइंट में लगने लगी, गार्डन में लगने लगी और मैरिज सेरेमनी में भी हजारों हजार लोग जमा होने लगे। हमें लगता है लोगों को थोड़ा सा अननेसेसरी पब्लिक प्लेसेस में जाना या घर से बाहर निकलना, जो जरूरी काम है उसी के लिए निकलना चाहिए। अगर इस तरह से और सारे नॉर्म्स फॉलो करके लोग आगे जाएंगे तो हमें लगता है ये लड़ाई हम रोक पाएंगे। इस तरह की महामारी दुनिया में आई और कुछ महीने में खत्म हो गई ऐसे नहीं, 2-2 साल 3-3 साल महामारी 100 साल पहले जो आई थी वो 2 साल से ज्यादा पीरियड तक अफेक्ट करती रही। 5 करोड़ से ज्यादा लोग 100 साल पहले वाली बीमारी में मरे थे। तो हमें लगता है लोगों को इस बीमारी को गंभीरता से लेना पड़ेगा। सरकार जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, जो भी एसओपीज जारी कर रही है, वो जनता के हित में है, ये जनता को समझना पड़ेगा। कोऑपरेट अगर लोग करेंगे तो हमें लगता है परिस्थिति जल्द नियंत्रण में आएगी। जी, अब मेरा आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा था कि काफी गॉसिप चलते रहते हैं, एक और गॉसिप चलता रहता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी का अलायंस हो सकता है? देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब एनसीपी बनी थी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। जी। उस समय ऑफर था कि पवार साहब को केंद्र में भी एक अच्छा पद दे देंगे और महाराष्ट्र में 3 पार्टी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन जाए 99 में जब रिजल्ट आए। जी। उस समय हमने तय किया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। पिछली बार भी जब नतीजे आए, आपको पता होगा कि 5 साल पहले जब देवेंद्र जी का और शिवसेना का कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ाया था, उस समय भी बीजेपी चाहती थी कि एनसीपी साथ में आ जाए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं 2017 में इस तरह का ऑफर आने लगे। उसके बाद 2019 में जब हमने ये सरकार बनाई 3 पार्टी की, अजित पवार जी कुछ गलती कर गए थे, फिर भी पवार साहब ने या एनसीपी के सभी लोगों ने तय किया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और ये निश्चित रूप से तय है कि बीजेपी और एनसीपी की कोई सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। पॉलिटिकल गॉसिप है। फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा अब पॉलिटिक्स में गॉसिप होने लगे। हमें लगता है कि गॉसिप से राजनीति नहीं चलती। सच्चाई ये है कि बीजेपी के साथ एनसीपी का कोई आने वाले दिनों में गठबंधन या मिलकर सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं। 3 पार्टी की सरकार है। हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आगे इसी तरह से काम करेंगे। जी, जैसे आपने कहा कि फिल्म की कहानी से ज्यादा गॉसिप होने लगा है। 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो हुआ रातों रात, वो कहीं ना कहीं एक फिल्म की कहानी भी शायद इतनी रोमांचक नहीं होती जितना हो गया। पर खैर, आपका कहना है कि महाराष्ट्र में 3 पार्टी की सरकार है और वो 5 साल पूरा अपना कार्यकाल पूरी मजबूती से पूरा करेगी। नवाब जी, गवर्नेंस नाउ के इस माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक जय यू हिंद, जय वेरी मच। महाराष्ट्र। जय